अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 36 सीएमए का स्टार्ट हो गया जी हमारा। रिज़ल्ट के बाद पहला लेक्चर है ये। बहुत बहुत मुबारक हो उन बच्चों को जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल 100% कामयाबी भी दी। जितने पर्चे दिए उतने पास हुए, जितने दिए उसमें से कुछ पास हुए। शुक्र करें अल्लाह का। कुछ ना कुछ पास हो जाना बड़ी नेमत है, मोटिवेशन रहती है, और शुक्र करने से अल्लाह नेमत को भी बढ़ाते हैं। और किसी वजह से अगर खुदा ना खास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं था और अल्लाह की तरफ से फ़ैसला ये हुआ कि कोई पेपर नहीं पास हुआ, तो कोई बात नहीं है, वो इंशाल्लाह वक्त है उसका तय होता है, इंशाल्लाह अभी पास हो जाएंगे एफ़र्ट करेंगे तो। बाकी कोई मसला मसाइल को परेशानी हो तो आपके लिए अवेलेबल होते ही हैं हम सब लोग ज़ोहर के बाद नॉर्मली। तो आज वैसे बच्चे क्योंकि कम आ रहे हैं, मशवरे वाले कल आएंगे। आज तो खुशी वाले खुशियों में होंगे जो गए हुए हैं खुशियाँ मनाने घर, और गमों वाले गम में डूबे होंगे, तो कल मेरे ख्याल में वो शायद पहुंच जाएं या आज शाम को। तो इसलिए आज फिर मैं ज़ूम मीटिंग रख लूँगा ऑनलाइन वालों की। ज़ूम मीटिंग का मैसेज क्या लगता है अभी इस क्लास के बाद भी देख लेते हैं, ठीक है ना, सूरत हाल क्या है। तो अगर तो लगा कि हल्की आंच पे ही है तो फिर सरदनान नहीं होंगे, मैं फिर कल टाइम दे दूंगा फिजिकल वालों को, आज ऑनलाइन वालों को देता हूँ, ठीक है ना। इस क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। अच्छा जी, कल ये क्वेश्चन किया था, इसमें ना एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो भी आज सुबह मैं बैठा देख रहा था तो मुझे उस वक्त नज़र आई। अगर आप कहें तो मैं इसकी इस्लाह करा दूं आपको। जी, एक जी छोटा सा मसला ये हुआ था कि ये जो 900 का 15% है काउंट, ये क्यों दिया था हमने? बोले कि जी कंपेटिटर्स आ गए थे और प्रोडक्ट बी जो है उसको अगर हमने बेचना है तो 15% डिस्काउंट पे बेचेंगे। यानी रिटेल प्राइस ने क्या हो जाना है भाई, इसको ना वैसे ही 25 कर दो और ऊपर कर दो, इनको बच्चों को तंग कर रहे हैं ये जी। रिटेल प्राइस क्या हमारी रिटेल प्राइस 900 ही रहेगी? क्या हमारी रिटेल प्राइस 900 रहेगी? तो बोलो, रिटेल प्राइस 900 नहीं रहनी, क्योंकि उसमें 135 का डिस्काउंट लग जाना है। ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो रिटेल प्राइस के अंदर डिस्काउंट लग रहा है कंपेटिटर के आने की वजह से। तो अगर इनमें से प्रोडक्ट बी कुछ डिफेक्टिव हैं तो रीवर्क या विदाउट रीवर्क के अंदर भी क्या वो 900 की ही बिकेंगी? असल में 900 में से 135 इधर भी माइनस करना था और 135 इधर भी माइनस करना था। अच्छा, इसका इम्पैक्ट इतना कम होना है कि अगर आपके ये 13 नंबर का सवाल था तो 12 नंबर फिर भी आ जाने आपके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ से फिगर्स उठा ली, बस वो मसला सिर्फ ये आया होना है कि यहाँ पे जाकर ना, यहाँ पे वो डिफेक्टिव वाले जो हैं उनकी जो एनआरवी है और उनकी जो वैल्यू है और जो एनआरवी लॉस की फिगर है, सिर्फ वो थोड़ी सी गलत होगी होनी है। बहरहाल ये बात समझ आई है मेरी? किसी ने घर जाके इसको सोचा हो इस तरह से? तो एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी रिजल्ट का इंतजार था। ये बात समझ आई है मेरी? देखें, आप ये प्रोडक्ट बी पर 15% डिस्काउंट है और प्रोडक्ट डी पर भी डिस्काउंट है, लेकिन वो कितना था? 20%। ये तो ये डिस्काउंट तो इन दोनों प्रोडक्ट्स पे है, इररिस्पेक्टिव कि वो गुड यूनिट्स हैं डिफेक्टिव हैं। तो रिटेल प्राइस पे ही डिस्काउंट देना पड़ गया ना आपको। वो तो बात की बात है कि आपने डिफेक्टिव यूनिट्स को रीवर्क करके बेचना है या विदाउट रीवर्क बेचना है। तो ये मुझसे गलती हो गई थी, इस 135 को मैं ये लिखना भूल गया था, मुझे माफ़ कीजिएगा, इसकी इस्लाह कर लीजिएगा, ठीक है। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी इस्लाह कर लेना असल तो ये है, ठीक है। पहले गल मान लेना, हाँ गलती माननी चाहिए, ठीक है, हो जाए। तो ये कुछ फिगर्स जो हैं ये बदल गई। 370 हो गया, ये मैं येलो कर रहा हूँ वो फिगर जो चेंज हो रही हैं 370, और जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना, बस मैं उनको येलो कर रहा हूँ, बस सिर्फ उनको येलो कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो कि मैंने कहाँ पे चेंज करनी है। और 405। अब बताओ, और डिसीजन अभी भी वही है, ठीक है, कि विदाउट, जाहिर सी बात है दोनों जगह से सेम ही माइनस हुआ है ना, डिसीजन तो वही रहना था कि आपने प्रोडक्ट बी को रीवर्क करके नहीं बेचना, विदाउट रीवर्क बेचना है। बस फर्क सिर्फ ये पड़ गया कि विदाउट रीवर्क बेचेंगे तो एनआरवी कितनी आएगी? 400। अब ये दो फिगर्स आपकी बदल गई हैं सोल्यूशन में, कोई मसला तो नहीं हो रहा ज़्यादा? आप, माजरत चाहता हूँ, मैं माजरत कर भी रहा हूँ, आपको तकलीफ बहुत महसूस हो रही है, पर कोई मसला नहीं है। एक फिगर थी जो रह गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध नंबर उसका रहता है, पर जाहिर है क्लास का सवाल है, इसको छोड़ भी तो नहीं सकते ऐसे, ठीक है। तो पास होने वाले ना ऐसे ही होते हैं, बस वो बेचारे ना क्लास में घुस ही नहीं सकते खुशी से,
खुशियाँ चढ़ी होती हैं उनको, है ना। इधर क्या करने आए हो तुम लोग? तो सीए में पास नहीं होगा तुम्हारा? अच्छा हैं, कौन कौन से पेपर पास हुए तुम्हारे? ओह माय गॉड। अब भाई साथ वाले तुम्हारा R1 टैक्स, बी लॉ और सी लॉ, ये 4 दिए थे। शर्म नहीं आती चारों पास कर लिए तुमने, माशाल्लाह। इधर तीनों पास हो गए, 3 ही दिए थे, 4 दे लेता बंदा, सबके 4 हो रहे थे, तुम्हारे भी 6 हो जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, मजाक कर रहा हूँ तो। अच्छा यार, ठीक है यार, सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ, माइंड क्यों कर गए। तुम्हारे कौन कौन से 3 पास हो गए? चलो मुबारक हो आप लोगों को, बहुत बहुत। पास होते हैं पढ़ने वाले, पास होते हैं पढ़ने वाले। और इनसे आप बेशक अलग से पूछ लेना, मैं क्लास से निकल कर जाऊंगा कि इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्चा देते हुए या पर्चे देने के निकल कर लग रहा होगा कि पास हो जाएंगे। सिर्फ इन्होंने एक चीज़ को पकड़े रखा, क्लासेस सारी पढ़ी। मैं एडवांस बता रहा हूँ, अगर मैं बुला के इंटरव्यू लूँ तो यही बात होगी, क्लासेस सारी पढ़ ली, होमवर्क कर लिया, टेस्ट दे लेते थे, टूटा फूटा देते थे, लेकिन आखिरी महीने में पढ़ लिया और पर्चे में सिर्फ लगे रहे। एक आखिरी चीज़ क्या है पर्चे में, कि बच्चे 4 पेपर वाले स्टूडेंट्स आए मेरे पास, आए कहते हैं बस वही चीज़ थी, कहीं पे हम अजम्पशंस भी ली हमने, चलते रहे हम, आपके सोल्यूशंस तो होते ही नहीं थे सीएमए के। तो सीएमए वाले बच्चे कह रहे थे सोल्यूशन तो होते ही नहीं थे। अब मैं सिर्फ यही डर है कि आपको सोल्यूशन मिल गए हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि उसकी आदत नहीं है, आप बगैर सोल्यूशन देखे एक बार सवाल करते हैं, ठीक है ना। फाइट करने वाला, लगे रहने वाला पास हो जाता है। बच्चे पास होते हैं, ये पास होने वाले नज़र आ रहे हैं आपको, फेल होने वाले कल आना शुरू होंगे। अच्छा अच्छा जी, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी पे लेना है, तो अब एनआरबी क्या लेनी है जी? एनआरबी क्या लेनी है जी, बोले? ये तो पिछला था ना, ये इसमें आपने क्या डिसीजन लिया जी? रीवर्क ना करो इसको, विदाउट ही रीवर्क बेच दो इसको, ठीक है जी। बेचेंगे, अगर बेचना पड़ा तो विदाउट रीवर्क बेचेंगे। तो ये 405 आ गया, तो गुड्स ये 540 चेंज होकर क्या हो गया जी? 405। 690 ठीक था, बस ये एक फ़र्क आया थोड़ा सा, 405। तो अब इस वजह से जाहिर सी बात है वो सारी जगहों पे चेंज आ गया ना। यहाँ पे फिर लोअर जो है वो फिगर 540 जो आपने, बस 135 जो माइनस होना रह गया हर जगह से। आप खुद सोचो ना, ऐसी गलती होगी तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या सारे सवाल में हर जगह नंबर कटते जाएंगे? फिर तो कोई भी पास ना हो सके। अब गलती कितनी छोटी सी है, बस वो भी मिस्टेकनली एक चीज़ रहेगी लिखने से यहाँ पे। तो अगर इस तरह से हर जगह पे नंबर कटने लग जाते तो फिर यहाँ पे हम भी ना बैठे होते भाई, सादा सी बात है। तो वो नंबर यहाँ पर शायद आधा या एक कट गया, सो कट गया, उसके बाद कहीं नंबर नहीं कटना। यहाँ पर फिगर निकाली, इन दोनों में से आपने फिगर सही वाली उठाई, इसका नंबर मिल गया। इसको इधर ले गए, वो गलत फिगर दोनों में से लोअर उठाई, कॉन्सेप्ट था, सही आंसर है, आपको उसके नंबर मिल गए। उसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू निकाली, नंबर मिल गए। ये सारे नंबर मिलते जा रहे हैं आपको, ठीक है। बस मेरे से चूक हो गई कल, माजरत चाहता हूँ मैं। तो 405 को मल्टीप्लाई करो 4000 यूनिट्स के साथ, आंसर क्या आता है? 1600। अच्छा जी, 1600। यार ये अच्छा ठीक है, ये 40% काहे का डिस्काउंट था? ये 40% काहे का डिस्काउंट था? अगर आप, अच्छा अब यहाँ पर भी एक छोटी सी डिस्कशन हो सकती है, यहाँ पर भी एक छोटा सा मामला आ सकता है। वो मामला तो खैर ऐसे है कि आर्ग्यूएबल है कि अगर आपने एक वैल्यू को 900 माइनस 135 ही कर दिया है, तो फिर अगला डिस्काउंट जो 40% वाला है वो तो 900 माइनस 135 पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक आर्गुमेंट हो सकता है कि आप यहाँ पे 900 की बजाय 900 माइनस 135 करके उसका 40% डिस्काउंट दें। क्या ख्याल है, ये कर लें या रहने दें? ये बड़ी माइन्यूट सी बात है, लेकिन एक आर्गुमेंट अब यहाँ पे ये भी आ जाता है। असल में ये मैं भूल गया था ना, अगर ये ना भूलता तो ये बात कल ही हो जाती। कि आपका जो सवाल पढ़ो ना ज़रा जाके, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ड्यू टू ड्यूरिंग कितने गया कंपेटर, कितने गया कंपेटर, ये ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय आर अवेलेबल इन मार्केट एट डिस्काउंट ऑफ इतने एंड इतने। OL करंट्स है ऑफ OL वुड हैव टू एडजस्ट इट सेल प्राइस अकॉर्डिंगली। सेल प्राइस को अकॉर्डिंगली क्या कर दें? अब सेल प्राइस ही क्या हो गई है? एडजस्ट।
तो जो अगला डिस्काउंट है कि डिफेक्टिव यूनिट्स को हम 60% ऑफ करंट सेल प्राइस जो है वो निकालते हैं, तो क्या ख्याल है यहाँ पर 900 का 40% करना चाहिए या 900 माइनस 135 का 40% करना चाहिए? क्या मशवरा देते हैं आप लोग? मेंशन किया हुआ है करंट रिटेल प्राइस। करंट रिटेल प्राइस क्या है? 900? उसका 60% लेना। नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि उसने इसमें भी तो उसने यही कहा है, OL वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइस अकॉर्डिंगली। तो सेल प्राइस क्या करनी है? हमने एडजस्ट करनी है। ये भी तो उसने यहीं पे लिखा हुआ है। सेल प्राइस एडजस्ट हो गई, अब करंट सेल प्राइस क्या बन गई? 900 माइनस 135 मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी मैंने अर्ज़ किया ये आर्ग्यूएबल बात है, इसको दोनों तरह से ले सकते हैं, बट मेरे दिल में आ रही है कि 135 माइनस करके ही लिया जाए। ठीक है, तो मैं ये भी कर रहा हूँ आपके साथ। अब जो होना सी होते हो गया हूँ थोड़े नाल की हो सकता है हूँ 1040 तो ऐसे ही रहना है ना। मैं ज़रा शॉर्ट कर दूँ ज़रा थोड़ा सा ना स्मार्ट करके। ओए होए बड़ी मुश्किल हो गया कम जी। 1040 का तो 40% आ जाना था, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा है ना, दूसरा जी क्या, हाँ तो वो निकाला हुआ है तो सही है, क्या है उसको, वो तो ठीक है। क्योंकि ये 416 प्रोडक्ट ए का है। क्या प्रोडक्ट ए की प्राइस में कंपेटिटर वाला डिस्काउंट लगा है? तो उसकी तो प्राइस 1040 ही है ना, यही तो समझा रहा हूँ। उसकी प्राइस 1040 ही है, तो अगर डिफेक्टिव यूनिट्स होंगे तो 1040 का 40% डिस्काउंट दे देंगे, यानी 416। तो ठीक है, 416 का डिस्काउंट दे देंगे। जबकि जो हमारी प्रोडक्ट बी है उसमें चूंकि आपको 135 का डिस्काउंट कंपेटिटर की वजह से पहले ही देना पड़ गया है, अब आपकी जो है वो रिटेल प्राइस 900 माइनस है। ये बहुत बहुत माइन्यूट बात है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्ग्यूएबल बात है। जैसे इस भाई ने कहा, वो कह रहा है करंट रिटेल प्राइस, तो कोई बच्चा 900 भी ले सकता है, कोई बच्चा 900। ये कल मैंने असल में लिखा नहीं, इसलिए मैं कल डिस्कस नहीं कर सका, वरना मैंने कल ये ले लेना था। मुझे तो यही पसंद है, 900 माइनस 100 जो भी आता है फिगर उसका 40% कितना बनता है? 30। तो 306 का डिस्काउंट, 306 का डिस्काउंट, ये भी एक फिगर बदल दी है मैंने। अब सिर्फ इस वजह से बदली है क्योंकि ऊपर 135 900 में से माइनस करना मैं कल भूल गया था। कितना जी बोलो? 306। ठीक है बच्चों, मैं माजरत बार बार कर रहा हूँ, सिर्फ 135 नहीं लिखा। अब कैलकुलेशन के हिसाब से तो मसले हैं ना, उसमें वो सीधे कर लें। बाकी मार्क्स के हिसाब से शायद एक या आधा नंबर इसमें रह गया तो रह गया, उसके अलावा नंबर नहीं काट सकता इसमें। लेकिन अब चूंकि क्लास का सवाल है, अब ICAP का सवाल है, इतना पुराना भी नहीं, आपको सोल्यूशन भी मिल जाना है, तो कहीं मैच करें, आपको नज़र आए। मुझे नहीं पता ICAP ने क्या किया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यही बनता है। ठीक है, बहरहाल आर्ग्यूएबल बात है। 135 सब में से माइनस होना है, ये तो गलती थी जो भूल गए थे करना। लेकिन उसके बाद 900 पर 40% डिस्काउंट देकर डिफेक्टिव को बेचना है या 900 माइनस 135 पर, ये दोनों के अपनी दो राय हो सकती हैं। बट ज़्यादा मजबूत राय यही है कि डिस्काउंट कंपेटिटर की वजह से हमें पहले ही जो है वो देना पड़ गया, इसके ऊपर जो है 15%। ठीक है, अब डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी हमारी इस वक्त मार्केट में है, तो अगर डिफेक्टिव यूनिट्स है तो उसका 40% ही देंगे ना हम, जो आपकी प्राइस चल रही होगी आजकल। तो प्राइस आपकी 900 नहीं रही, प्राइस आपकी 900 माइनस 135 हो चुकी है। ठीक है, कितना बनता है 900 माइनस 135? 765 रुपये आपकी रिटेल प्राइस है। ठीक है, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है। सही है, चलो जी लिखो हूँ फिर 405 भी नहीं रहा, फिर कितना हो गया? 459। अब इसकी पिक्चर लेना है, दोबारा कर लेना, इसको कोई मसला नहीं है, ज़रा अच्छा हो जाएगा। अच्छा इसलिए हो जाएगा कि एक सवाल दोबारा हो जाएगा। गलती सिर्फ कितनी सी थी? सिर्फ 135 यहाँ लिखा, बाकी सब ओके है, सब एंट्रीज भी सही हैं, बिल्कुल सारा प्रोसीजर सब सेम है। लेकिन चूंकि 135 यहाँ नहीं लिखा, तो फिर उस वजह से ये फिगर चेंज हुई है, फिर 306 भी चेंज हुआ है, ये फिगर चेंज हुई है, तो ये फिगर चेंज होनी है, तो ये फिगर चेंज होनी है। ठीक है, और फिर NRV लॉस भी होना है। इस वजह से ये थोड़ा सा माजरत के साथ करना ही पड़ेगा आपको। तस्वीर लेंगे बाद में जब फाइनल हो जाता है। हाँ जी, क्या है जी? 459। अब लोअर क्या है? 459। अब देखो लोअर वही रहना है, लोअर वही चला आ रहा है। 459 को 4000 से मल्टीप्लाई करो, 1836। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो होगी आपकी वैल्यू, दुरुस्त करके मुझे बताओ एंड पे कितनी आ गई, क्योंकि ये एक फिगर बदल गई है ना। बोलो 1080, 1680,
14,490, बस ये फिगर्स बदली हैं, मैं येलो करता जा रहा हूँ, ये बदली तो उस वजह से ये फिगर बदल गई और फिर ये टोटल बदल गया और यहाँ पे टोटल बदल रहा है जी। 43,596,000, ठीक है जी, बस 1000 में चल रहा है, सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका टोटल, इतना सा मसला हुआ है। 135 नहीं लिखा था जिस वजह से ये फिगर बदल गई, क्योंकि 135 नहीं लिखा था तो फिर हम ये भी भूल गए थे कि ये 900 का 40% नहीं, 900 माइनस 135 का 40% डिस्काउंट देना है। खैर चलें, कोई बात नहीं, ये 459 फिगर चेंज हो गई, ये ऊपर जाकर इसी वैल्यू को चेंज करा के टोटल वैल्यू बदल गई। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, इसका नंबर शायद आधा था या एक था, जितना भी इस फिगर का यहाँ लिखने का नंबर था बस वही कटेगा और कोई नंबर नहीं कट रहा हमारा, इसको समझिए, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि एनआरवी लॉस आपको पता है मैंने ऐसे निकाला था, ये देखो एनआरवी लॉस, सबर कर जाओ ना, एनआरवी लॉस 100 रुपया पर यूनिट है और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही है, ये तो हो गया ए। ऐसे ही बी के लिए हमने कहा था एनआरवी लॉस इस हिस्से का 10 रुपये इंटू नंबर ऑफ, ये 10 रुपये आ गया ना, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 21,000, और इस हिस्से का जो है ये बदल गया है, ये कितना हो गया 700 और 459 का डिफरेंस 241 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4000 से, तो ये बिल्कुल ठीक होना है, ये बिल्कुल ठीक हुआ 100 रुपये 2400 के हिसाब से। इसके अंदर आपका ये 21,000 इंटू 10 बिल्कुल सही हुआ, सिर्फ फ़र्क किस पे पड़ गया, इतना सा फ़र्क है, सही है, सही करा दूँ, चलो ज़रा दोबारा देख लो। ये सबसे पहले एनआरवी लॉस प्रोडक्ट ए का अलग से चार्ज कर दें आप, तो 100 रुपये का एनआरवी लॉस है पर यूनिट, 100 रुपये का एनआरवी लॉस है पर यूनिट डिफेक्टिव वाला। गुड यूनिट्स में कोई एनआरवी लॉस नहीं है, डिफेक्टिव पे है, प्रोडक्ट ए में डिफेक्टिव पे है, कितना है 100 रुपये पर यूनिट, और कितने टोटल यूनिट्स हैं डिफेक्टिव वाले, तो 2400 इंटू 10 2400 इंटू 100 2,40,000 एंट्री, एनआरवी लॉस की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री कौन सी, फिनिश गुड्स ए की, तो 2400 यूनिट्स इंटू 100 रुपये पर यूनिट, 100 रुपये कैसे निकला ये हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है जी, तो ये 240 आ गया, डन हो गया जी, और सही है। अच्छा, अब अगली चीज़, बिल्कुल एंट्री सेम रहनी है, सिर्फ ये फिगर में थोड़ा सा मसला आ रहा है, खैर चले छोड़े, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इन्वेंट्री बी की बारी आई, तो इन्वेंट्री बी, प्रोडक्ट बी की इन्वेंट्री के अंदर गुड पे भी एनआरवी लॉस है और डिफेक्टिव पे भी है। गुड पे कितना है 10 रुपये पर यूनिट गुड पे है, और यूनिट्स कितने हैं 21,000, तो 10 इंटू 21,000 ये आपने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स 241 हैं, और ये येलो में ज़्यादा चीज़ें कर गया हूँ माजरत, चलो खैर, डिफेक्टिव जो है वो 241 है। अब ये चेंज हुआ है ना फिगर, ठीक है, ज़रा मैं मिटा दूँ यार, असल में येलो मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं सिर्फ वो है। चलो, अब 241 रुपये का क्या आ गया आपको एनआरवी लॉस पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई करें 4000 से, बस ये फिगर चेंज हो रही है। 4000 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4000 को मल्टीप्लाई किससे करना है 241 से, ठीक है, ये चेंज आया है एक, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको पता है आपका टोटल चेंज हो जाएगा, बस फिगर बाकी सेम रहना है सब कुछ, एंट्री वगैरह। जी बोलो, 1174। भाई 3 पेपर दिए और 2 पास हुए, उन लोगों ने बताया नहीं, हाथ खड़ा करके बताना चाहिए था। अच्छा ओके, कुछ बच्चे थे उन्होंने बताया ही नहीं मुझे बाद में पता लगा कि हाँ वो तो याद आ गया। लें जी, अब आपके सवाल के अंदर ये वाहिद चेंज है, ठीक है, और देखो ना, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से इतने असरात पड़े। तो यही तो आपको समझाता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम कंडीशन में छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट चले, लेकिन अगर इस तरह से नंबर कटने लग जाएं तो फिर पर्चे में तो कोई ना पास हो नहीं सकता। तो कहाँ पे गलती हुई, ये मैंने 135 रेड किया हुआ है, ठीक है, बस ये गलती थी। तो यहाँ पे एक नंबर लेट से कट गया, उसके बाद एनआरवी निकालने के नंबर, वहाँ पे ले जाकर कंपेयर करने के नंबर, लोअर को उठाने के नंबर, वैल्यू निकालने के नंबर, उसके बाद एंट्रीज करते हुए सब जगहों पे आपको, यहाँ 241 की जगह आपने वो जो गलत वाली फिगर ली थी उसके नंबर है, क्योंकि उसका नंबर जो कटना था वो कट चुका है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जी गड़बड़ हुई है, ये 915% जो था 900 का
बल्कि ठहरे, सही है चलें, 900 का 15% जो हमने डिस्काउंट लगाया, ये असल में डिफेक्टिव में हम लिखना भूल गए थे, बस जोश खताबत में भूल गए होंगे। अब ये हो गया, फिर देख लो सारा कुछ। तो आज का दिन इसको सीधा करते ही आधा लग गया। चलो खैर, तुमने कोई पेपर नहीं दिया अभी तक ज़िंदगी में? 2 दिए थे, पास कितने हुए हैं? 2 दिए, 4 पास हो गए। कौन कौन से दिए थे? टैक्स और हाय 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 सुभान अल्लाह। कभी तो तुम भी ये कहोगे आगे हैं सर 4 दिए थे। अच्छे कितने पेपर थे पढ़ रहे हो? कितने पढ़ रहे हो? 3 दिए हैं, 4 पास हो गए हैं। नहीं 3 अच्छे हैं, ठीक है, 3 बेहतरीन है। 4 थोड़ा हैवी होता है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, कम है। 3 तो कम से कम हो। बाकी कुछ बच्चे क्रैश में माशाल्लाह 3-3 करके पास हुए बैठे, तो कुछ थोड़ा सा गैरत भी खाना। अच्छा जी, मेहनत करें, अल्लाह पाक फल ज़रूर लगाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, शक्लें उतारी होती हैं। बाकी कभी कभार ऐसा हो जाता है आउट ऑफ ब्लू के आपकी मेहनत होती है, लेकिन शायद उसकी डायरेक्शन कहीं पे सही नहीं होती, कमी अपनी होती है। कामयाबी चाहते हैं ना इस फील्ड के अंदर, तो सबसे पहला काम जो है वो आपको अगले दिन, देखो बहुत आसान काम है, ब्लेम गेम बड़ी आसान है। आई के पास ही नहीं करता जी, मेरी इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकता। बच्चा कहते हैं सर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हुआ फेल। मैं कहता हूँ नहीं पता तो बेटा तुम्हें पेपर से निकलते ही वो लग गया था। वो 1.5 महीना तुमने जो इल्यूजन्स में खुद को रखा ना, वो गलत किया। पता होता है इंसान को, जितना जल्दी अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ले उतना बेहतर है। इस फील्ड के अंदर फेल होना एक नॉर्मल बात है हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन फेल होना ये नहीं होना चाहिए। फेल पर फेल नहीं होना चाहिए। एक बार फेल हो गए, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एक आधा पर्चा रह गया, खैर है, अगले 2 है, 2 करने थे 3 कर लो, 3 करने थे 4 कर लो, एक साथ में लाओ, हिम्मत करो, ठीक है ना। तो पास जो हो गए हैं वो शुक्र करें, और जो किसी वजह से एक आधे में नहीं हुए वही शुक्र करें। शुक्र करने से अल्लाह नेमत को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलें जी, गल्ला बढ़िया करता है जी। चलें जी, अब आ जाएं ज़रा। ओके यार, ये मैंने मेहनत लिमिटेड भी कराना था, आज प्लान में था। पहले ज़रा ये अब 7 की थोड़ी सी ना अप्रोच आपसे डिस्कस कर लूँ। प्रोडक्ट ए में एवको है और प्रोडक्ट सी में फाइफो है ना। ए और सी में करा देता हूँ, तो बी और डी फिर आप कर ही लेंगे। वैसे आपने घर पे ट्राई तो किया ही होगा इसको, कि रिज़ल्ट का वेट करते रहे। अच्छा, कौन कौन पढ़ा था इतवार वाले दिन? 1 2 3, इनका रिज़ल्ट नहीं ना होगा, है ना। तुम्हारा रिज़ल्ट था। अरे तुम फ्रॉड लगा रहे हो कि इतवार को पढ़ा था, हैं? तुम मेरी तरह ही हो, देखने में कुछ नहीं है, पढ़ने वाला नहीं होगा ऐसे ही बस पढ़ लेते हो, है ना। जिन्होंने मैनू वेख के कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि यार कोई ने उस्ताद सतूद लगा होना है, सीए के बच्चे ने पढ़ाना होना है ना। मलंग जाए पता नहीं कितों आ गया, पेंडू जा मातड़ जा, है ना। चले कोई नहीं, देखने वाली आँख होनी चाहिए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट वुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। अब क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो। भाई बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही का कंपोनेंट है ना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्रीज को नज़र आना चाहिए एट लोअर ऑफ कॉस्ट। यही रूल है ना, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। स्टैंडर्ड IS2 क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर IS2 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्रीज को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखना है। तो वो जो कह रहा है कि वो अमाउंट निकालो जिस पर बैलेंस शीट में स्टॉक नज़र आए, तो वो क्या होगा? वो अमाउंट क्या होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। और ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये दोनों ही चाहिए। ये दोनों होंगी तभी तो पता लगेगा कि कौन सी लोअर है, ठीक है। अब शुरू हो जाते हैं जी। फाइफो भी है, एवको भी है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है सवाल ज़रा, इसलिए ज़रा ए और सी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ए और सी, फिर बी और डी, एक फाइफो एक एवको वाला करा देता हूँ। पहला एवको वाला मैं करा देता हूँ, दूसरा एवको आप, फिर तीसरा फाइफो मैं करा दूँ, चौथा फाइफो आप, ठीक है। चलो अच्छा जी, अब ए को ज़रा पढ़ लें। कहता है ओपनिंग स्टॉक के 10,000 यूनिट्स पड़े हैं जिनकी कॉस्ट 70,000 है और वैल्यू NRV 75 है। तो मैंने क्या कहा था कल?
कि आपने ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा लोअर पे आता है, तो पिछले साल क्लोजिंग जो है वो लोअर पे था, तो इस साल का ओपनिंग वो लोअर पे ही रहना, तो 75 को काट दो, आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। अच्छा, अगली बात, प्रोडक्शन इन यूनिट्स हुई 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, अच्छा परचेज करने की कॉस्ट, फिर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ये एनआरवी के लिए यूज़ होंगी, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ गए 5,000। अगली मैंने कटवा दी थी कि यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, ये अजीब बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज लिखा तो हुआ है, फिर पता नहीं नीचे क्या आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट पता नहीं क्यों निकाल के दे रहा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। चलो आगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये एनआरवी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। डैमेज्ड यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है तो 300 डैमेज हैं और 4700 गुड है। फिर यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट्स, रिपेयर कॉस्ट आ गई, और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन जनवरी 10 सेलिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय, अब देखो भाई ये किसका, ये रिलेटेड डेटा फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। अब 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट के अंदर, 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दिखाना है, तो एनआरवी इसी स्टॉक की लेनी है जो पड़ा है। अब एनआरवी में फ्यूचर की वैल्यूज़ आती हैं आइडियली, तो अगर सेलिंग प्राइस किधर गई, सेलिंग कॉस्ट किधर गई, सेलिंग कॉस्ट ये, अगर सेलिंग कॉस्ट ये गिवन है तो ये सेलिंग कॉस्ट जो है ये तो दिसंबर 2008 वाली नहीं, सॉरी दिसंबर 2009 वाली नहीं। अब फ्यूचर में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज होने, सेलिंग एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज बाय, तो उसको 10% बढ़ा लेना है और फिर पर यूनिट खुद कर लेंगे, ठीक है। खैर बढ़ना है, वो 60,000 नहीं चलेगा, 60,000 नहीं 66,000 चलेगा बेसिकली, वो ठीक है टोटल है तो पर यूनिट हम खुद ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा बस सवाल तो ख़त्म हो गया। अब मामला कुछ ऐसे है कि फ़िलहाल तो सवाल नस गया है, नहीं इधर ही है, नहीं नस गया है, हमने लबा है फिर दोबारा इसको। अच्छा जी, अब बच्चों मैं ना वैसे ही वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग बिल्कुल वैसे ही करूँगा, आप बेशक अलग अलग करके आए होंगे, कोई मसला नहीं, अलग अलग हो सकती है, मैं बिल्कुल वैसे ही करने लगा हूँ। क्या मतलब, मुझे प्रोडक्ट ए चाहिए, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है और प्रोडक्ट डी है। कितने दिन हो गए इस पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, मुझे लगता है कल इसका आखिरी लेक्चर होगा होपफुली, ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा स्टार्ट में कर लेना। प्रोडक्ट डी, अच्छा अब इसमें गुड भी हैं और डैमेज यूनिट्स भी हैं, गुड डैमेज्ड, गुड डैमेज्ड, गुड और डैमेज्ड। छेती छेती आ जाए बेटा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। अच्छा जहन बदल गया। अब गुड डैमेज्ड, गुड डैमेज्ड, गुड डैमेज्ड, गुड और डैमेज्ड। अब जी बिल्कुल वैसे ही मैंने कर दिया काम, ठीक है। वैल्यू के लिए तो आपको पता है, ये देखो ना अभी साथ ही सवाल है, ऊपर तो एक ही फिगर आनी है, चाहे वो गुड है चाहे डिफेक्टिव, चलो सॉरी मैंने डैमेज लिख दिया, माजरत चाहता हूँ, ठीक है। खैर कल जैसा सवाल बना रहा था ना, तो इधर तो ये विदाउट रीवर्क विद रीवर्क तो अलग कहानी है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो ऐसे ही है, प्रोडक्ट ए गुड डिफेक्टिव, प्रोडक्ट बी गुड डिफेक्टिव, बिल्कुल ऐसे मैंने कर दिया। ये देखो प्रोडक्ट ए गुड डिफेक्टिव, प्रोडक्ट बी गुड डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव ज़रा छोटा लफ्ज़ था, चलो अब नहीं याद रहा तो क्या करें, अब बिल्कुल वैसे ही चलेंगे हम। कॉस्ट पर यूनिट, फिर एनआरवी पर यूनिट, फिर वैल्यू पर यूनिट, करेंगे तो आप ही, मैं सिर्फ आपको रास्ते पे डालूंगा, फिर इनटू यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास टोटल वैल्यू, ठीक है। अब उसने सिर्फ यही कही है, इसमें तो एंट्रीज भी कोई नहीं है, ज़्यादा आसान सवाल, ठीक है, सही है। अब
उसी तरह से वर्किंग नंबर 1 जो मैं करूँगा वो होगी मेरी NRV पर यूनिट की वर्किंग। NRV पर यूनिट की वर्किंग मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अब उसमें ज़रा देखो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी में कहीं पर उसने लिखा हुआ है कि विद रीवर्क या विदाउट रीवर्क को प्राइस डिफरेंस आ रहा है? ज़रा देख के बता दो, पूरे सवाल में कहीं लिखा हो। उल्टा आसान सवाल है भाई, उल्टा आसान सवाल है। बस रीवर्क करके ही बेचना है हमने, विदाउट रीवर्क बेचने का ऑप्शन सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो बस वही बात होगी फिर, गुड डैमेज। ये देखो सवाल सेम कर लिया हमने सवाल, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया था कल एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर एस्टीमेटेड रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट। इस सवाल में तो यही है, एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। असल में ना इस सवाल में और कोई जान नहीं है। इस सवाल में बेसिकली आपको ना कॉस्ट पर यूनिट नहीं गिवन, सही तरह से देख लो। कहीं पे कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, कहीं पे कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट अलग है, टोटल गिवन है। फिर कॉस्ट जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उनकी कॉस्ट टोटल अलग है, और क्लोजिंग की कॉस्ट है ही नहीं, वही तो निकालनी है। कॉस्ट भी निकालनी है और क्लोजिंग की। अब यहाँ पे आके ना जो पीरियोडिक सिस्टम हमने यहाँ पे CMA का सिलेबस ना होने की वजह से नहीं किया होता ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैं वो सवाल नहीं करवाता होता, मैं डायरेक्ट यहीं पे वो बात समझा देता होता हूँ, ठीक है। FIFO और FCO बहुत आसान है। जैसे आपको यहाँ पर मैंने जो सिखाया था, ये पहली बार जब सिखाया था तो वहीं पे बोर्ड पे लिखा था ना हमने, वो एवरेज वाला। हाँ चलो खैर, इतना तो पता ही है ना कि हम क्या करते हैं जी। हम ओपनिंग लेते हैं, उसके अंदर 280 ऐड कर लेते हैं टोटल, ये यानी कि यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर लिए, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर ली, फिर कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके एवरेज रेट निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हर स्टेप के ऊपर हम निकाल रहे होते थे। यहाँ पे हमें डिटेल्ड डेटा गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है, ठीक है। दरमियान में कितने यूनिट्स कब कब सेल हुए ये हमें पता नहीं है। तो मजबूरन पूरे बिजनेस की, पूरे साल की एक एवरेज जो है वो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे यही सिखाने लगा हूँ। यही दोनों में फ़र्क है जो सिखाना है, ठीक है। अभी आपको सिखाऊंगा मैं वर्किंग 1 कैसे कह दिया मैंने इसको, ये तो वर्किंग 1 हो गई। वर्किंग 2 आपने कल कुछ की थी, वर्किंग 2 कुछ थी, बोलो। आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ जाती है, NRV पर यूनिट निकालनी पड़ जाती है, बस ठीक है। तो वर्किंग 2 अब कहाँ पे कर दूँ ये वर्किंग, इधर देखो भाई, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, गर्मा गर्म कॉस्ट तैयार होने लगी है अभी, वर्किंग नंबर 2। अब मैं प्रोडक्ट वाइज करने लगा हूँ जी इस काम को। प्रोडक्ट A मेरी है और प्रोडक्ट C मेरी है, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट D आपकी है, ओके। अब प्रोडक्ट A निकालने क्या चला हूँ मैं, कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। बल्कि यूँ लिखें, मैं तो कहता हूँ इसको भी इकट्ठे कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग है, प्रोडक्ट A। मेरे बच्चों और पागल खानों, और मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं प्रोडक्ट A के। ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स कितने हैं जी, 10,000 यूनिट्स आ गए, 10,000 यूनिट्स कितने आ गए जी, 10,000। और पर यूनिट कॉस्ट मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन टोटल का मुझे पता है कितनी है। कितनी है जी, 70,000। तो पर यूनिट निकाल दो कितनी है, 7 रुपये पर यूनिट। भाई समझ आती है बात। उसके बाद सवाल में वो कहता है प्रोडक्शन के यूनिट्स, टोटल हमने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, अब अलग अलग बताया नहीं हुआ उसने कि कितने यूनिट्स बिक गए, कितने कैसे कैसे किस किस दिन बिके, किस किस दिन बनकर आते रहे, कि हम बार बार वो रेट कैलकुलेट कर रहे होते। एनीवेज प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी है, 50,000 मेरा सवाल है ना। अब 50,000 क्या है जी प्रोडक्शन,
50,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन है गालिबन, देखें तो प्रोडक्शन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, नहीं गिवन, ये आगे गिवन है, ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 4 लाख। नहीं, समझ नहीं आ रही है ना, समझ नहीं आ रही, गड़बड़ हो रही है कुछ सर, कुछ समझ नहीं आ रही सर, कुछ समझ नहीं आ रही सर। 400,000 हो क्या रहा है हमारे साथ जी, पर यूनिट निकालो 8। अब भाई मेथड कौन सा है, एफको, तो एफको के अंदर तो महमूदो अयाज एक ही सफ में खड़े करने हैं। यहाँ पे तो हमने वो बेसिकली ना 7 छोड़ना है ना 8 छोड़ना है, याद आ रहा है, 7 वाले 8 वाले सब मिक्स होके एक एवरेज रेट निकलना था। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने चला था, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए मेरे पास यहाँ पर ना तो 7 आ सकता है ना मेरे पास 8 आ सकता है, बल्कि कोई ना कोई एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं किस मेथड पे चल रहा हूँ। अभी जब मैं सी के लिए करूँगा तो डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका मतलब समझिएगा, ना तो मैं ये 7 ले सकता हूँ, तो ऐसे 7 काटूँ ना कि नज़र भी आया आपको, ना तो ये 7 ले सकता हूँ ना ही ये 8 ले सकता हूँ। यूनिट्स का टोटल करूँगा तो हो जाएंगे 60,000 और कॉस्ट का टोटल करूँगा तो हो जाएंगे 4,70,000। ऐसे ही करते थे ना। अब ज़रा करो इसको डिवाइड, 7.2 डेसिमल तक लेके जाने हैं, 7.80 है तो फिर ठीक है। हाँ ये रेट है ना बेटा, देखो यूनिट्स कितने 10,000 50,000, तो फिर मारे जाओगे ऐसे 7 पॉइंट। अब ये कहलाता है एवरेज रेट, यानी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अगर एफ को यूज़ करें तो कितनी होगी 7 पॉइंट। अच्छा भाई बनाने की कॉस्ट तो 7.83 ही है, डैमेज हो जाए तो क्या हुआ, ये तो सेम हो गया, ठीक है सही है। असल मसला यही था, उसके अलावा अब सवाल में कोई जान आपके सवाल में नहीं है, यानी डिफरेंट मसला डिफरेंट था। पिछले सवाल में यही काम आपको करके दे दिया था। सवाल वो मुश्किल था, रिसेंट सवाल है लेकिन मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ उसने दी हुई थी, ये देखो ये हमें निकालनी पड़ गई। सही है, चलो कोई बात नहीं। कुछ समझ आया, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा मजीद अभी समझ आएगा इंशाल्लाह, अभी थोड़ा सा और मजीद समझ आएगा, टेंशन न लें आप। मैं ज़रा एक बार ये फर्मा बना ला ना, फर्मा, उसके बाद फिर कॉपी पेस्ट होता रहेगा ना, कॉपी पेस्ट। लो भी मेरे बच्चों, लो जी कर लो कमाई, एज ए पे आप प्रोडक्ट ए। अच्छा अब प्रोडक्ट ए तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी तो जाहिर सी बात है कॉपी पेस्ट आपने कर लेना है, ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सी आप पहले मुझे करके खुद ही दे दें। प्रोडक्ट सी के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, बस ये देख लेना। तो कॉस्ट निकालते हुए आपने क्या फ़र्क डालना है, अब ये आपका फैसला है, ये आपने खुद देखना है, ठीक है। जाहिर है सारी प्रोडक्ट ए तो नहीं होंगी, जाहिर है ये सब कुछ सेम तो नहीं होने वाला। ये तो मैंने वर्किंग कॉपी की है ना, आप छोड़ें इसको, आप मिट्टी पाएँ, आप छेती करें। और प्रोडक्ट बी आपका होमवर्क है, प्रोडक्ट सी की वर्किंग करनी है आपने। अब मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, आप बेशक जैसे मर्ज़ी वर्किंग करें, आप इसमें कंफर्टेबल हों कि हम हर प्रोडक्ट को अलग लेकर चलेंगे तो अलग लेकर चलें। मैं ज़रा इस तरह करने से थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ और तो कुछ नहीं, ठीक है। आप बेशक इनको अलग अलग लेकर चलें, कोई इशू नहीं है, आंसर जब तक सेम है कोई इशू नहीं। हाँ जी, पार्ट 2 शुरू करें आप, तब तक ये प्रोडक्ट सी की कॉस्ट निकाल लेंगे पर यूनिट इंशाल्लाह।